नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ। जो हाल के हमारे इतिहास के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर को छूती है। नई गोलक तालाबंदी की कहानी। हाँ, ये कहानी हमें वापस ले जाती है नीता और मिश्री की जिंदगी में, नोटबंदी के बाद। बिल्कुल। पर इस बार मामला बिल्कुल अलग है। बिल्कुल एक नया संकट। कहानी है बस्सी पठाना की। शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है, शादी की तैयारियां, धूमधाम। हाँ, पर वो शांति ना बस कुछ पल की ही है। सही कहा। तो नीता यानी हरीश वर्मा और मिश्री सिमी चहल अब शादीशुदा हैं, अपना मिला-जुला कारोबार चला रहे हैं। हाँ, और मजे की बात ये कि उनके पिता हाँ। चमनलाल सचदेवा, जसविंदर भल्ला और सतपाल अनेजा, बीएन शर्मा, उनकी वो पुरानी वाली मजेदार नोक-झोंक वो अब भी जारी है। अच्छा, नोटबंदी के बाद भी? मुझे लगा था शायद कुछ बदलाव होगा। लगता तो नहीं, मतलब आदतें मुश्किल से जाती है ना। हाँ। इस बार वो दुकानों में साफ सफाई के स्टैंडर्ड को लेके बहस कर रहे हैं। शायद उस वक्त जो धीरे धीरे हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ रही थी, उसका एक हल्का सा इशारा ही है। हो सकता है, बिल्कुल। एक तरह की वो रोजमर्रा की खींचतान जो छोटे शहरों के बिजनेस में दिखती है। हाँ, और इसी सब के बीच एक बड़ी फैमिली वेडिंग की तैयारी जोरों पे है। घर में कैश जमा हो रहा है, गहने, सामान। हाँ, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी शादी वाला माहौल। लेकिन जैसा आपने कहा, ये नॉर्मल माहौल ज्यादा टिकता नहीं। एक नेशनल अनाउंसमेंट होती है और सब उलट पुलट। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये परिवार, ये लोग इस नए संकट से, लॉकडाउन से कैसे निपटते हैं, और ये कहानी हमें क्या सिखाती है समुदाय के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में, और मुश्किल वक्त में टिके रहने के बारे में। बिल्कुल सही। तो कहानी शुरू होती है बस्सी पठाना में शादी की वो गहमा गहमी। नीता मिश्री अपने काम में लगे हैं। हाँ। परिवार, पैसे, सामान, राशन सब जमा कर रहा है शादी के लिए। हाँ। और पिता चमनलाल और सतपाल वो अपनी पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार सैनिटाइजेशन पर। हाँ, सब बहुत नॉर्मल सा लगता है, शायद थोड़ा सुपरफिशियल भी, जैसे उनकी चिंताएं बस वहीं तक सीमित है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक फैमिली डिनर चल रहा होता है और टीवी पर प्रधानमंत्री की घोषणा। और बस वही मोमेंट है जहां सब बदल जाता है। हाँ, घोषणा होती है कंप्लीट इमीडिएट स्ट्रिक्ट नेशनल लॉकडाउन के। हाँ, उस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। हाँ, और अचानक से माहौल में एक अजीब सी एक पैनिक और अनिश्चितता आ जाती है। शादी के प्लान्स वो तो भूल ही जाइए। बिल्कुल हवा, बाजार बंद। जो पिता थोड़ी देर पहले गेस्ट लिस्ट पर झगड़ रहे थे वो अब खाने पीने, जरूरी सामान की किल्लत को लेकर परेशान है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, एक तरह की कॉमिक लेकिन टेंशन वाली अफरा तफरी। सही कहा। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी संकट एकदम से आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज बदल देता है। हाँ, वो सैनिटाइजेशन वाली बहस कितनी बेमानी लगने लगती होगी उस वक्त। एग्जैक्टली। और इस शुरुआती घबराहट में नीता और मिश्री को भेजा जाता है, जाओ ब्रे, जरूरी सामान ले आओ। और बाजार का जो सीन दिखाया है वो सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि उस समय की मानसिकता पर एक सटायर भी है। हाँ, वो सीन काफी कुछ कहता है। चमनलाल खुद 3 मास्क पहने बढ़ी हुई कीमतों पर मास्क बेच रहा है। ओह। और दूसरी तरफ सतपाल वो कुकिंग ऑयल ऐसे जमा कर रहा है जैसे सोना हो। हाँ, ये उस शुरुआती दौर की एकदम सही तस्वीर है, डर भी और मौका परस्ती भी। बिल्कुल। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, ये संकट के समय में ह्यूमन बिहेवियर का एक आईना है। और फिर एक और बड़ा झटका लगता है, फाइनेंशियल वाला। हाँ, शादी के लिए जो बैंक लोन लेना था या शायद पैसे निकालने थे वो अटक जाते हैं, बैंक बंद हैं या सर्विसेज लिमिटेड हैं। मतलब जो बड़ी रकम रखी थी शादी के लिए वो अब पहुंच से बाहर है। यही है कहानी की नई गोलक, एक ऐसी सेविंग जो जरूरत के वक्त काम नहीं आ रही। बिल्कुल। ये नोटबंदी वाले संकट से अलग है। तब कैश था पर उसकी वैलिडिटी का इशू था या बदलवाने की दिक्कत। हाँ। यहाँ पैसा बैंक में सेफ है पर आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संकट हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सोच को चैलेंज करते हैं। सही बात है। एक में फिजिकल कैश बेकार, दूसरे में बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बंद। दोनों में ही वो ट्रेडिशनल गोलक वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो अब सिचुएशन ये है, लॉकडाउन लग गया, शादी पोस्टपोन, बैंक से पैसे मिलना मुश्किल, और पूरा कुनबा, दोनों कॉम्पिटिटर परिवार, नीता मिश्री, चाचा ताया, सब एक छत के नीचे 21 दिन के लिए। हाँ, यहीं से शुरू होता है वो न्यू नॉर्मल वाली कॉमेडी का दौर।
बताइए जरा उसके बारे में। अरे वो उस दौर की सच्चाई से निकली कॉमेडी है। घर में हर कोई जरूरत से ज्यादा सैनिटाइजर लगा रहा है। हाँ, वो तो था ही। रिश्तेदारों से वीडियो कॉल, उस पे अजीब अजीब वाक़ये हो रहे हैं, और सबसे बड़ी जंग टीवी के रिमोट के लिए। ये तो हर घर की कहानी बन गई थी। ये छोटी छोटी चीजें उस टेंशन और फ्रस्ट्रेशन को हल्का करने का तरीका थी जो इतने सारे लोगों के एक साथ बंद होने से पैदा होती हैं। सही है। ये सिर्फ मजाक नहीं, एक तरह का साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म भी है। बिल्कुल। और फिर वो वर्क फ्रॉम होम वाला एंगल भी मजेदार है। नीता, जो शायद टेक सेवी है, घर से दुकान के अकाउंट्स देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुरानी पीढ़ी, चमनलाल और सतपाल, वो लगातार उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी सोशल मीडिया के लिए लैपटॉप चाहिए, तो कभी विदेश में रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करनी है। ये सिर्फ फनी सिचुएशन नहीं है, ये वो इंटरजेनरेशनल डिजिटल डिवाइड और वर्क लाइफ बैलेंस के बिगड़ने का भी इशारा है, जो लॉकडाउन में बहुत लोगों ने झेला। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी एक और परत खोलती है। पता चलता है कि नोटबंदी के बाद शायद बैंकिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं रहा होगा, तो सतपाल और चमनलाल ने शादी के खर्चों के लिए घर पर ही अच्छा खासा कैश छिपा रखा था। अच्छा, उनका सीक्रेट बटुआ, एक तरह का ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट। हाँ। लेकिन अब विडंबना देखिए। क्या? जब असल मुश्किल का वक्त आया है, खाने पीने की जरूरत है या कोई और मदद चाहिए, तब उन्हें एहसास होता है कि ये छिपा हुआ कैश किसी काम का नहीं है। ओह, क्योंकि बाजार बंद है, सप्लाई रुकी हुई है, तो उस कैश का करें क्या? एग्जैक्टली। वो बटुआ उस वक्त पूरी तरह फेल हो गया जब शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो सकती थी। ये तो कहानी का बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि असली दौलत क्या है फिर? सही कहा। क्या वो नोटों की गड्डियां हैं जो तिजोरी में या गद्दे के नीचे हैं, या फिर वो सोशल कनेक्शन, कम्युनिटी का सपोर्ट और बदलते हालात में ढलने की क्षमता है? हाँ। ये छिपा हुआ कैश एक पावरफुल सिंबल बन जाता है ट्रेडिशनल वेल्थ की लिमिटेशंस का, खासकर तब जब सोशल स्ट्रक्चर ही हिल रहा हो। ये उस समय की फीलिंग को दिखाता है। पैसा होते हुए भी लोग लाचार थे। तो कहानी अब लोकल मसलों और फैमिली कॉमेडी से आगे बढ़ती है। हाँ, एक नया संकट आता है जो ज्यादा सीरियस है और बाहरी है। पता चलता है कि लंदन में एक करीबी रिश्तेदार, शायद वो सिकंदर घुमन वाला किरदार, हाँ, जो शादी में आने वाला था, या तो वो सीरियसली बीमार हो गया है, या फिर लॉकडाउन और फ्लाइट्स बंद होने से वहां फंस गया है, भारत वापस नहीं आ पा रहा। ओहो, ये तो सीरियस हो गया मामला। हाँ, और ये घटना कहानी का फोकस बदल देती है। अब ये सिर्फ बस्सी पठाना में फंसे एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस का असर उन तक पहुंचता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बाहरी संकट ही शायद नीता और मिश्री को अपनी वो स्किल्स यूज करने पर मजबूर करता है जिन्हें उनके बड़े बुजुर्ग शायद हमेशा शक से देखते थे। आप डिजिटल स्किल्स की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे वीडियो कॉल सेटअप करना, एम्बेसी से ऑनलाइन कांटेक्ट करना, शायद विदेश में मदद के लिए डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांसफर यूज करना। एग्जैक्टली। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर शायद चमनलाल और सतपाल जैसे लोग भरोसा नहीं करते थे, या जिसे सिर्फ टाइम पास समझते थे। ये संकट उन्हें दिखाता है कि आज के जमाने में ये स्किल्स सिर्फ सहूलियत नहीं, जरूरत है। ये डिजिटल लिटरेसी के महत्व को भी हाईलाइट करता है। हाँ, और उन्हें शायद विदेश में बसे एनआरआई दोस्तों या रिश्तेदारों से भी मदद लेनी पड़ती होगी। बिल्कुल, जो शायद चल मेरा पुत वाली फिल्मों के किरदारों से कनेक्शन का इशारा हो सकता है। मतलब पंजाबी डायस्पोरा के नेटवर्क की ताकत। ये दिखाता है कि कैसे संकट नए तरह की नेटवर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जन्म देता है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर अमरिंदर गिल के किरदार भोला की एंट्री होती है। अच्छा, उसका क्या रोल है? हाँ, लगता है भोला, जिसने पहली फिल्म के फ्लैशबैक में नोटबंदी के दौरान शायद खुद सरकारी सिस्टम या फाइनेंशियल मुश्किलों को झेला था, अब अपने उस एक्सपीरियंस को यूज करता है। कैसे? वो शायद लंदन में फंसे रिश्तेदार की मदद के लिए जरूरी सलाह देता है, या सरकारी प्रोसेस को नेविगेट करने में मदद करता है। मतलब एक तरह से वो समझदार गाइड बन जाता है, जो ट्रेडिशनल सोच और मॉडर्न तरीकों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। हाँ, उसका किरदार यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो शायद दिखाता है कि पिछले संकटों से सीखे सबक अगली चुनौतियों में कैसे काम आ सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस सिर्फ पैसे बचाने या जुगाड़ तक नहीं, बल्कि सिस्टम को समझने और यूज करने की क्षमता भी है। तो अब कहानी का क्लाइमैक्स वो किसी बैंक लूट या पैसे की जुगाड़ पर नहीं है, जैसा शायद पहली फिल्म के नाम से लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि ये एक ह्यूमन मिशन बन जाता है। कैसा मिशन? विदेश में फंसे बीमार रिश्तेदार को बचाने की कोशिश और साथ ही अपने लोकल कम्युनिटी बस्सी पटाना के जरूरतमंदों की मदद करने का एफर्ट। यहाँ एक्शन और हीरोइज्म का मतलब ही बदल जाता है। क्या बात है। बिल्कुल। नीता मिश्री और उनके दोस्त शायद ये रियलाइज करते हैं कि असली गोलक या असली बटुआ अब वो छिपा हुआ कैश नहीं, बल्कि उनके समुदाय की यूनिटी और मिलकर कोशिश करने की क्षमता है। तो वो क्या करते हैं? वे शायद गांव के बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जिनके पास सामान नहीं है, एक टेम्पररी सप्लाई चेन या हेल्प सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि वो शायद पहली फिल्म में सीखे कुछ स्किल्स, जैसे जुगाड़ से प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, सप्लाई मैनेज करना, उन्हें यूज करते हैं, पर इस बार एक पॉजिटिव कम्युनिटी के लिए। ये तो चमनलाल और सतपाल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल। जब वो अपने बच्चों को, जिन्हें शायद वो अब तक नासमझ ही समझते थे, इस तरह रिस्क लेते हुए मॉडर्न तरीकों से न सिर्फ एक रिश्तेदार को बचाने की कोशिश करते देखते हैं, बल्कि पूरे समुदाय की मदद करते देखते हैं, तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? यहीं पर कहानी का इमोशनल और आइडियोलॉजिकल कोर्स सामने आता है। अपने बच्चों के इस बदले रूप और उनकी काबिलियत को देखकर चमनलाल और सतपाल आखिरकार अपनी वो सालों पुरानी छोटी छोटी बातों वाली दुश्मनी भूल जाते हैं। सच में? हाँ, उन्हें शायद एहसास होता है कि उनकी असली विरासत या ताकत उनकी दुकानें या जमा किया पैसा नहीं, बल्कि उनके बच्चे और उनका समुदाय है। और इस एहसास के बाद वो सिर्फ दुश्मनी नहीं भूलते, बल्कि शायद अपनी जमा की हुई चीजें, चावल, आटा, दुकानों में बची मिठाइयाँ, जो लॉकडाउन में वैसे भी बेकार हो रही थी, वो सब कम्युनिटी एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो छिपा हुआ कैश नहीं, बल्कि घर में पड़ा राशन असली खजाना बन जाता है। एग्जैक्टली। ये एक जबरदस्त मैसेज है। ये वैल्यू की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। सही कहा। उन्हें एहसास होता है कि असली बैंक या असली गोलक वो बिल्डिंग्स या नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि पंजाबी परिवार और समुदाय के बीच का वो अटूट बंधन, आपसी सहयोग और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आने की भावना है। यही असली संपत्ति है। तो फिल्म का अंत होता है लॉकडाउन के खत्म होने के साथ। हाँ, माहौल अब शायद पहले जैसा चंचल नहीं, शांत है, लेकिन उसमें एक नई उम्मीद, एक समझदारी है। शादी अभी भी टली हुई है, पर परिवार अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट है। बिल्कुल। कहानी का फाइनल मैसेज काफी क्लियर लगता है। क्या है वो? कुछ को उजागर किया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकतों को भी सामने लाया। एकजुटता, अडेप्टेबिलिटी और नई पीढ़ी की रिसोर्सफुलनेस। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इस सफर को देखें, तो मेन टेक अवे क्या है? वो कौन से बड़े आइडियाज हैं जो ये कहानी छोड़ जाती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि संकट के समय में वैल्यू की हमारी समझ कैसे बदलती है। कहानी दिखाती है कि कैसे मटेरियल वेल्थ, चाहे वो बैंक में हो या घर में छिपा कैश, उसकी अहमियत कम हो जाती है और उसकी जगह सोशल कैपिटल यानी कम्युनिटी सपोर्ट, रिश्ते और मॉडर्न रिसोर्सेज जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और जानकारी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, और ये नोटबंदी और लॉकडाउन के संकट का फर्क भी साफ दिखाता है। बिल्कुल। पहला संकट पैसे की उपलब्धता और वैलिडिटी का था, जबकि दूसरा संकट कलेक्टिव सर्वाइवल, ह्यूमन कनेक्शन और एक दूसरे पर निर्भरता का था। हर संकट अपनी अलग चुनौती और सबक लेके आता है। सही। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि कैसे बाहरी हालात, एक ग्लोबल पैंडेमिक और लॉकडाउन, लोगों की प्रायोरिटीज को बिल्कुल बदल देते हैं। जो चीजें संकट से पहले बहुत जरूरी लगती थीं, बिजनेस कंपटीशन, शादी की शानो शौकत, वो अचानक गैर जरूरी हो जाती हैं और जिंदगी की बेसिक जरूरतें, इंसानी रिश्ते और कम्युनिटी की सेहत, वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। एक तरह का फोर्स्ड रीइवैल्यूएशन ऑफ प्रायोरिटीज। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये उस दौर से गुजरे लाखों लोगों के अनुभवों का आईना है। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने पर भी मजबूर करती है। सही। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए असली तैयारी क्या है। क्या वो बैंक बैलेंस है, या घर में जमा सोना चांदी, कैश, या फिर हमारे आपसी रिश्तों की मजबूती, संकट में एक दूसरे का हाथ थामने का जज्बा और नई परिस्थितियों और टेक्नोलॉजी को सीखने और अपनाने की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। शायद असली गोलक या बटुआ यही है। सोचने वाली बात है।